सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और ममता सिंह का नमस्कार। ममता जी, शक्ति और आराधना का पर्व हम मना रहे हैं। आज महाअष्टमी और महानवमी दोनों ही दिन एक साथ हैं। बिल्कुल, और इसकी तो इस नवरात्रि में तो धूम मची हुई है। गरबा का शोर है, गरबा की धुन है, लोग तैयार होती हैं, सारी महिलाएं और सारे पुरुष भी खूब धूमधाम से नाचते गाते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में और मानस हेल्पलाइन के बारे में जानकारी देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो बच्चे हैं उन्हें उनके सामने माता पिता तो रास्ता दिखाते हैं कि ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है, तो सही रास्ते पे चलना है, इधर मुड़ना नहीं है। लेकिन अनजाने में बच्चे मतलब युवा पीढ़ी मुड़ जाती है, कई बार गलतियां कर देते हैं। तो इसके लिए मानस हेल्पलाइन है, इसके बारे में हम बताएंगे। इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत आज हम बात करेंगे शांति हीरानंद की, है ना। संगीत से जुड़ी हुई ये शख्सियत रही है और इनके संगीत की हम बात करेंगे। और इसी के साथ बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण कितना आवश्यक है। छोटे बच्चे होते हैं, अगर थोड़ी सी भी गंदगी घर में या उनके आसपास या उनके कपड़ों में या उनके हाथों में है तो बहुत जल्दी उनके बीमार होने की संभावना होती है। तो उनकी स्वच्छता का हमें ख्याल रखना है। तो ये सारे विषय होंगे, लेकिन सबसे पहले हम महाअष्टमी और महानवमी की बात करते हैं। तो व्यंजन विधियां भी हम बताएंगे, अगर वक्त मिला तो। बिल्कुल। तो माँ शक्ति है, समृद्धि है, स्थिरता है, असंख्य गुणों का केंद्र है और शारदीय नवरात्र के 9 दिन आस्था और भक्ति के साथ ही साधना का अवसर भी लेकर आते हैं। माँ के 9 रूपों की इन दिनों हमने आराधना की, इन 9 दिनों के दौरान। और ये कहा जाता है कि माता के हर रूप की अपनी अलग विशेषता है और उनसे जुड़े गुणों का संदेश भी महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है, जिनसे हम कर्म प्रधानता सीखते हैं कि कर्म ही असली पूजा है। यानी हर व्यक्ति को हमेशा कर्मशील रहना चाहिए क्योंकि प्राथमिकता कर्म को ही देना चाहिए, वही आपकी असली पूजा है, जैसे कि हम सभी कर रहे हैं। बिल्कुल, कर्म करते हैं तभी उसका परिणाम निकलता है और हम उम्मीद भी कर सकते हैं उन परिणामों की। अगर हम बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि कुछ हासिल हो जाएगा तो ये संभव नहीं है। बिल्कुल, कई लोगों की सोच होती है कि समय से हो जाएगा, माता सब कुछ ठीक कर देंगी, हम बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ धरे। तो हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहने वालों की साथ देवी प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि असली पूजा कर्म ही है। कई लोग तो किस्मत के सहारे भी बैठते, कहते हैं किस्मत में होगा तो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन कर्म करना बहुत जरूरी है। और महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। किसी विशेष सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना व आशीर्वाद लेना चाहिए। हर रूप की अपनी विशेषता है और उनसे जुड़े गुणों का संदेश भी वो हमें देते हैं। तो नवरात्रि का ये माहौल बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक लगता है। तो अब इसी बात पर ये गाना सुन लेते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही धुन गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही धुन गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, जगत पूजाओं वाली, दुष्टों को तू ही तो संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता। सब पे अमृत बरसाने वाली, सबको बरसाने वाली, गैया भंवर से उबारती। ओ मैया
हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सब पे करुणा बरसाने वाली, विपदा में जाने वाली, सतियों के तक को संवार दियो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जय जय जगदम्बे काली, जय अम्बे जय जय जगदम्बे काली। हाँ, तो ममता जी, अम्बे और जगदम्बे की आराधना तो हम करते ही हैं। ये तो हमारी संस्कृति है, हमारे रिवाज हैं। ये 9 दिन हम बालिकाओं की पूजा करते हैं। बहुत सारी जगहों पर लड़कियों को माता के रूप में देखा जाता है। हाँ। और इसी वजह से कुंवारी कन्या खिलाई जाती है और उनके पैर पड़े जाते हैं, मतलब प्रणाम किया जाता है। और लेकिन ये पूजा पाठ में तो हम लड़कियों को शामिल कर लेते हैं, लेकिन जब घर में जब लड़की आती है तो क्या उसी तरह एक देवी का स्वागत जैसे करते हैं, तो आज भी कहीं न कहीं जब लड़की पैदा होती है तो देवी की तरह स्वागत नहीं करते हैं, बल्कि मन से एक दुत्कारते हैं कि अरे कहाँ से आ गई है लड़की, हमें तो बेटा चाहिए था और बेटी पैदा हो गई। हाँ, और मैं ये भी देखा है कि जैसे एक के बाद अगर दूसरी कन्या घर में आ जाए तो लोग बधाई देने की बजाय सांत्वना अधिक देते हैं। कहते हैं अरे ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, लड़के और लड़की एक जैसे ही होते हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मंजू जी, आज ही एक लड़की से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आज हमारे घर में हवन है और हमारी माँ ने हवन किया है और आज 9 दिन का व्रत करने के बाद वो एक तरह से मतलब पूर्ण आहुति देंगी, तो इसलिए हवन किया है। उन्होंने तो संकल्प लिया था, मन्नत मांगी थी कि 2 बेटी के बाद हम 2 बहनें हुए तो उसके बाद अगर भाई आ जाएगा, बेटा आ जाएगा तो हम ये संकल्प पूरा करेंगे। तो हमने कहा कि तो आप 2 बहनें हो, उसके बाद भाई आया, तो बताने लगी कि हाँ मेरी माँ ने संकल्प लिया था। तो मैं सोच में पड़ गई कि अगर 2 लड़कियां हैं, अगर 2 काफी हैं, तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, तो फिर बेटे के लिए क्यों संकल्प लेना, बेटी के लिए भी संकल्प लिया जा सकता है, या फिर जब 2 बेटियां हो गई तो अगले बच्चे की जरूरत भी नहीं है और 2 बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से हो जाए, यही बहुत है। और ये तो कहा भी जाता है परिवार में कि हम 2 हमारे 2, ये स्लोगन भी चलता है। तो ऐसी अभी भी, ये मैं मुंबई की बात बता रही हूँ, ये महानगर में जहाँ के लोग ये मानते हैं कि हमारी सोच काफी आगे बढ़ चुकी है, डेवलप हो चुकी है, लेकिन गांव में, छोटे शहरों में तो ये मानसिकता आज भी है कि बेटी एक हुई है तो बेटा ही चाहिए। 2 बेटी हो गई, कई बार तो 3 बेटियां हो जाती हैं बेटे के इंतजार में। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये कि बेटे का इंतजार उन्हें ज्यादा रहता है। अगर शुरुआत में 1 या 2 बेटे हो गए तो लड़की का इंतजार वो नहीं करते हैं, बिल्कुल, लेकिन लड़के का इंतजार करते हैं। लेकिन आज क्या ऐसा होना चाहिए? ये फर्क होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आज के दौर में तो हम ये भी देख रहे हैं कि बेटी और बेटे में फर्क करने की वजह से जो है अनुपात में भी बहुत फर्क आ रहा है। तो इस अनुपात को भी, यानी कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो भी बिगड़ रहा है। तो इन्हीं सब बातों के मद्देनजर हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की जरूरत आन पड़ी, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को मान्यता देने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया। शायद इस दिवस को मनाते मनाते लोगों के भीतर चेतना जागृत हो जाए कि हाँ, बेटी और बेटे बराबर हैं, बराबर से उनका स्वागत करें। ये दिवस बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकार की पूर्ति और बढ़ावा देने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान केंद्रित करने के लिए इस दिन को खास तौर से मनाया जाता है। लड़कियों को न केवल उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान बल्कि महिला के रूप में परिपक्व होने के दौरान भी सुरक्षित,
शिक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार है। यदि प्रभावी रूप से उनका साथ दिया जाए तो लड़कियों में दुनिया को बदलने की क्षमता है। और ये बात तो हम देख भी रहे हैं ममता जी कि आज लड़कियां किस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रही, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाओं का हस्तक्षेप नहीं है। और हाँ, ये भी हम देख रहे हैं कि उन्हें शिक्षा के पूर्ण अवसर नहीं दिए जाते। खान पान में अगर बात करें तो घर में बहुत उनके अंदर भेदभाव होता है। लड़कों को अच्छा खाना दिया जाता है, ताज़ा खाना दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता है। काम की बात करें तो बहुत बचपन से ही उन्हें काम में लगा दिया जाता है, जबकि लड़कों को प्यार से रखा जाता है कि नहीं बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा है, बैठ जा, आराम कर, तू तो थक गया। खेल के आएगा तो बोलेंगे थक गया। और लड़की अगर दिन भर काम करती फिर भी बोलेंगे अरे तूने अभी तक ये नहीं किया। तो भेदभाव तो होता ही है। जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि अब लड़कियों की संख्या खास तौर से दफ्तरों में ज्यादा प्रेफर की जाती है। हाँ। अगर जहां पर मान लीजिए कि 2-3 पोस्ट हैं किसी नौकरी के लिए, तो लोग प्रेफर ये करते हैं कि 2 पोस्ट लड़कियों के लिए हो, एक ही लड़के के लिए, क्योंकि लड़कियां काम ज्यादा मन से और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करती हैं, ये आंकड़े बताते हैं। तो फिर शुरू से अगर घर में लड़कियों के न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा जाए तो निश्चित रूप से वो भी बलिष्ठ बलशाली होंगी। और खेल की दुनिया में, खास तौर से खेल की दुनिया में जहाँ की आपकी शारीरिक क्षमता आंकी जाती है, शारीरिक क्षमता का आकलन किया जाता है, तो ऐसे में उनके पास अगर शक्ति रहेगी तो जब 2 देशों के बीच खेल होते हैं तो वहाँ पे अपने देश का नाम हमारी बेटियां ही नाम रोशन वो कर रही है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि कितने सारे मेडल वो लेकर के आ रही है। तो लड़कियां पढ़ लिख कर अच्छे स्वास्थ्य के साथ सशक्त बनेंगी तो वो कल की कार्यकर्ता, उद्यमी, सलाहकार, घरेलू मुखिया, राजनीतिक नेता और वो अच्छी माता बनेंगी। अच्छी माता से मतलब स्वस्थ माता बनेंगी अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा। दरअसल क्या होता है कि लड़कियों के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि बाल विवाह है और सीखने के लिए अवसर न देना, शिक्षा के अवसर न देना, भेदभाव, और ऐसे सभी भेदभावों को खत्म करने की जरूरत है। साथ ही लैंगिक अनुपात सही बना रहे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा, मतलब हमारे पूरे समाज को। बिल्कुल। और अगर हम वर्ष 2024 की थीम की अगर बात करें तो वो है भविष्य के लिए लड़कियों की दृष्टि। तो लड़कियों की दृष्टि क्या है, वो क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, इस बात की और भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस समय हमें भी कुछ ध्यान रखना है। बिल्कुल, हमें भी ध्यान रखना है कि अब एक अंतराल का वक्त हो गया है। लेते हैं अंतराल। अंतराल का समय पूरा हो चुका है ममता जी। और देखिए, हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात कर रहे थे। जब किसी बच्चे का घर में आगमन होने वाला होता है, माँ के लिए तो वही खुशी होती है। उसे नहीं पता होता है कि बेटा होगा या बेटी होगी, पता नहीं, लेकिन उसके मन की जो खुशी होती है वो तो एक सरीकी ही होती है। उसकी जो तकलीफ होती है वो तो एक जैसी ही होती है। और पूरे मनोयोग से वो उसके आने का इंतजार करती है और तैयारियां करती है। बिल्कुल। एक टिप्पणी भी आई है हमारे श्रोताओं की ओर से। एक हमारी सखी है जिन्होंने लिखा है, लड़कियां रूढ़िवादिता और बहिष्कार द्वारा उत्पन्न सीमाओं और अवरोधों को तोड़ रही हैं, जिनमें विकलांग बच्चों और हाशिए के समुदायों में रहने वाले बच्चे भी शामिल हैं। उद्यमी, नवोन्मेषक और वैश्विक आंदोलनों की पहल करने वाली लड़कियां एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रही हैं जो उनके और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक है। चलिए गाना सुन लेते हैं। जय हो
मंजू जी देखिए, हमने बालिका दिवस के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी दी, तो बहुत सारे श्रोताओं ने इस पर टिप्पणी भेजी है। एक टिप्पणी है जिसमें लिखा है कि विश्व बालिका दिवस का अर्थ लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। ये तो ठीक है। आजकल तो लड़कियां किसी भी क्षेत्र में काम कर रही, चाहे धरती पर कुछ करने की बात हो या आसमान में, लेकिन आज भी ऐसी कहीं जगह है जहां लड़कियों को काम नहीं करने दिया जाता है, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। उन क्षेत्र के लोगों को आज भी जागरूक होने की जरूरत है। सिर्फ नॉर्मल ही नहीं, मुझे तो लगता है कि जो दिव्यांग बेटियां हैं उन्हें भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए अगर आप सब अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएंगे तो उन्हें पूरी पहचान दीजिए, जो भी कार्य वो करना चाहते हैं, और अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाइए लिखाइए। बिल्कुल। और कई घरों में तो हमने ममता जी ये भी देखा है कि जैसे दो बेटियां हैं और वो बेटियां ही बेटों की तरह अपने माता पिता का ख्याल भी रख रही हैं और बुढ़ापे में उनका सहारा भी बन रही हैं और पूरी घर गृहस्थी भी संभाल रही है। तो कहाँ वो कम है? तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि नहीं बेटियां हैं तो हमें कोई परेशानी होगी या कुछ ऐसा होगा। अभी आपने ये गीत जो सुना ना आंगन की कली फिल्म का, उसमें भी देखिए ना बेटी के आने की जो एक खुशी है और एक सपने सजाए जा रहे हैं कि बेटी होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो कितनी खुशियों से भरा हुआ ये गीत था बेटी के आने की खुशी में। तो ऐसी ही खुशी हम सबको मनानी चाहिए, बेटा हो या बेटी। हमारी प्राथमिकता इस बात के लिए होनी चाहिए कि जो भी हो वो स्वस्थ हो, अच्छा हो और इस दुनिया में अच्छी तरह से वो जिए, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। और इसी बात के मद्देनजर एक मानस हेल्पलाइन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जिस भी परिवार में बढ़ते बच्चे होते हैं उन परिवारों में माता पिता को ये चिंता होती है कि बच्चे कहीं ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए या ड्रग्स के आदी ना हो जाए। अगर वो हो जाते हैं तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसे लोगों की मदद के लिए एक विशेष केंद्र खोला गया है जिसका नाम है मानस। मानस यानी कि अगर इसकी स्पेलिंग की हम बात करें तो MANAS, यानी कि मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल जो है वो दोनों ही लॉन्च किए गए हैं। और इसके बारे में बता दें कि मानस यानी कि मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, इसका टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर है 1933। इस नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति जरूरी सलाह ले सकता है। अगर किसी के पास ड्रग्स से जुड़ी कोई जानकारी है तो वो इसी नंबर पर कॉल करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ ये सूचना साझा भी कर सकते हैं और ये सूचना उनकी बाकायदा गोपनीय रखी जाती है। उसके बारे में बताया नहीं जाता किसी से, वो शेयर नहीं करते। तो आप इस बात के लिए बेफिक्र रहिए कि आपकी निजी जिंदगी की जानकारी कहीं सामाजिक ना हो जाए, सार्वजनिक ना हो जाए। बिल्कुल। तो ड्रग्स फ्री माहौल बनाने के लिए मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए और मानस नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध बिक्री, भंडारण, निर्माण, खेती सहित विभिन्न जो नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दे हैं उनके लिए त्वरित कार्रवाई वो करता है। तो ऐसा अगर आप के घर में भी अगर ऐसा बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि वो ड्रग्स की चपेट में आ गए हैं, उन्हें किसी मदद की आवश्यकता है, तो भी आप इस मानस हेल्पलाइन पर, यानी कि एक बार फिर से हम बता देते हैं 1933 ये नंबर है, इस पर आप फोन करके मदद ले सकते हैं और आप जो है उस समस्या को सुलझाने में आपको मदद। और मंजू जी कई बार ये देखा गया है कि बहुत अवैध तरीके से ड्रग्स की बिक्री होती है। आपको पता नहीं होता है कि कौन सादे लिबास में होता है, एक सामान्य इंसान की तरह। यहाँ तक कि कई महिलाओं को भी देखा गया है कि वो कहीं सड़क के कोने पर, गली के नुक्कड़ पर बैठी होती हैं या बैठे होते हैं और वो बाकायदा ड्रग्स का अवैध धंधा कर रहे होते हैं। तो उनसे भी बचना चाहिए। वो मतलब दबे छुपे लोगों को ड्रग्स बेचते हैं। तो ऐसे में जो नादान बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, इनकी चपेट में आ जाते हैं। तो आपको कहीं किसी पर ऐसा संदेह नजर आता है, किसी पर डाउट आता है, तो आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन, वहां भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ आप देखते हैं तो। और घर में अगर बच्चे हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, तो नियमित रूप से आप उनके बैग की सार संभाल करें, देखते रहिए उनके पेंट या शर्ट की जेब में कहीं आपको कुछ संदिग्ध मिलता है या बच्चे के व्यवहार में कहीं कोई परिवर्तन आता है, अगर वो चुप चुप रहता है, बोलता नहीं या एकांत में रहना पसंद करता है, इस तरह के कोई भी लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो आप उन पर भी ध्यान दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि बच्चे में क्या बदलाव आ रहे हैं या कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप पता
लगा सकते हैं। बिल्कुल, और हम भी ध्यान रखते हैं कि इस वक्त गाना सुनवा दें अपने श्रोताओं को। कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है। ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, आज इधर कल उधर मैं किसी की नहीं। ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, आज इधर कल उधर मैं किसी की नहीं। ये मेरी जिंदगी। ममता जी, अगर ड्रग्स के शिकार हो जाए तो बच्चे ना, तो ऐसी ही जिंदगी हो जाती है कि ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इस तरह की हालत हो जाती है। तो इससे हमें बचना बहुत ज़रूरी है। और बातें तो हम कर रहे हैं, गाने भी हम सुनवा रहे हैं, और भी मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक का समय हो गया है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं बहुत सारी बातों और गानों के साथ
और देखिए ना, आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं और विषय भी बहुत सारे लेकर आए हैं। एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमने चर्चा की, बालिका दिवस। उस पर देखिए बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की ओर से आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बालिकाओं ने अपनी शिक्षा से समाज में अपना स्थान बनाया है। आज वे धरती पाताल आकाश में अपने ज्ञान का लोहा मनवा रही हैं। उन्हें बंदूक उठाकर ठंडे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में फौज की नौकरी करने में भी फक्र होता है। वे बड़े से बड़े जहाज उड़ाती दुनिया के इस कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में समय नहीं लगता। उन्होंने प्रशासनिक पदों पर भी अपनी क्षमता दिखाई तो राजनीति के क्षेत्र में भी वो आसीन हुई। आज इन बालिकाओं के समर्थन में, उनकी क्षमता में और वृद्धि करने, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बालिका दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें सरकार की ओर से तमाम योजनाएं भी शामिल हैं। तो उन योजनाओं का भी लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल ये जो इन्होंने जिन क्षेत्रों की बात की ना, बड़े भारी भरकम और मुख्य क्षेत्र हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो बहुत नर्मो नाजुक है ना, जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि सिनेमा हॉल में सिक्योरिटी गार्ड, और जैसे कि पोस्ट ऑफिस में हम लोग यही कहते हैं पोस्टमैन। अब हमारे मुंह से यही निकलता पोस्टमैन, लेकिन अब पोस्ट वुमेन भी होती हैं। हाँ। तो ऐसे सफाई कर्मचारियों में बहुत सारी महिलाएं शामिल हो चुकी हैं। ट्रैफिक पुलिस में महिलाएं शामिल हो चुकी हैं। तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं की आमद ना हुई हो। और मैं जिस नर्मो नाजुक जिस क्षेत्र की बात कर रही हूँ वो है संगीत का क्षेत्र। और उसमें शांति हीरानंद जो है, उन्होंने एक विशेष स्थान अपना बनाया। तो आज हम सखी विशेष के अंतर्गत उनकी बात करेंगे। शांति हीरानंद के बारे में ये कहा जाता है कि उनका जन्म संगीत के लिए ही हुआ था। संगीत के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था और जल्द ही ये उनका जुनून बन गया। और उन्होंने, शांति हीरानंद ने उनके संगीत महाविद्यालय में संगीत की शिक्षा उन्होंने शुरू की थी। हालांकि जल्द ही उनकी शिक्षा बीच में ही रोक दी गई और उन्हें नियमित पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। लेकिन शांति जी ने अपने रुचि को कम नहीं होने दिया। समय कोई भी हो जहां महिलाओं पर रोक टोक लगते रहे, तो उन्हें भी रोका गया कि ये नहीं, ये करो। जो घर वालों का वर्चस्व होता है कि उनके हिसाब से ही घर की लड़की या महिला चले। हाँ, उनका ये था कि पहले जो शिक्षा है वो जरूरी है, उस संगीत की शिक्षा हम बाद में ले सकते हैं। ऐसा तो 10 साल की उम्र में ही उनका कला के प्रति समर्पण स्पष्ट हो गया था और उन्होंने फिर से संगीत की शिक्षा लेना शुरू किया। शांति जी अपने गुरु के साथ कई संगीत सम्मेलनों में गई। उन्होंने संगीत सभाओं में गाना भी अब तक शुरू कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। मार्च 1947 में उनका पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया। युवा शांति संगीत सम्मेलनों में प्रस्तुति देने लगी बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में, और वे आकाशवाणी पर एक जानी पहचानी आवाज बन गई थी। संगीत में इन शुरुआती प्रयासों ने उन्हें कई पुरस्कार से भी नवाजा गया। शांति हीरानंद के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वर्ष 1952 में उनकी मुलाकात महान गायिका बेगम अख्तर से हुई। बेगम अख्तर ने उन्हें अपने संरक्षण में लेने का फैसला किया और वे उनकी गुरु और मार्गदर्शक बनी। बेगम अख्तर को शांति में एक अनोखी प्रतिभा की झलक दिखाई दी और उन्होंने इसे तराश कर दुनिया के सामने पेश करने का बीड़ा उठाया। शांति ने अपने गुरु के साथ कई बरस बिताए, उनकी संगीत शैली को अपनाया और जीवन जीने का एक नया तरीका भी सीखा। शांति अपने गुरु के साथ प्रदर्शन, संगीत कार्यक्रम और सम्मेलनों में जाती रही। अपने गुरु द्वारा दी गई हर अनमोल सीख को संजो कर रखते हुए उन्होंने अपने संगीत को बहुत समृद्ध किया। और इसके अलावा शांति हीरानंद ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से अपने गुरु बेगम अख्तर की शैली को गजल, ठुमरी और दादरा में बाकायदा जीवित रखा। शांति के शास्त्रीय गीतों की जो सहज शैली, उनके भाव, काव्यात्मक उच्चारण और कोमल भाव आकर्षण उनके प्रख्यात गुरु से प्राप्त सार्थक प्रशिक्षण को दर्शाते हैं। शांति हीरानंद एक बहुत ही मधुर, समृद्ध, जीवंत आवाज की धनी थी। वो बहुत ही भावना व ईमानदारी के साथ गाती थी। हर शब्द को संगीतकार के सार्थक मूड के साथ मिलाती थी, जिससे दर्शक आनंदित होते और इसी के साथ वे सादगी का भी प्रतीक थी। और ये भी बता दें कि शांति हीरानंद ने बेगम अख्तर के साथ अपने सभी अनुभवों को एक खूबसूरत जीवनी में लिखा।
जिसका नाम है, एक मतलब किताब आई, उस किताब का नाम बेगम अख्तर, मेरी अम्मी की कहानी। ये वर्ष 2005 में प्रकाशित हुई थी। शांति हीरानंद को मिले हुए जो पुरस्कार हैं उनकी अगर बात करें तो जो मुख्य पुरस्कार हैं वो है वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया, दिल्ली प्रशासन द्वारा साहित्य कला परिषद पुरस्कार दिया गया, हमदर्द उर्दू पुरस्कार, अखिल भारतीय सिंधु सांस्कृतिक सोसाइटी पुरस्कार, कल्याणी कला केंद्र पुरस्कार, त्रिवेणी कला संगम पुरस्कार और ऐसे कई अन्य पुरस्कार उन्होंने हासिल किए हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि उनका संगीत कितना समृद्ध रहा। तो मुश्किलें उनके जीवन में भी आई, लेकिन उन्होंने अपना नाम संगीत की दुनिया में दर्ज किया और ख़ास तौर से दर्ज किया। तो उनकी गुरु बेगम अख्तर थी, तो उन्हीं की गाई हुई एक गज़ल इस वक्त हम यहाँ सुनते हैं। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वही यानी वादा, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वही यानी वादा। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हमसे तुमसे भी राह थी। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद। तो बेगम अख्तर की गाई ये गज़ल हमने सुनी, बड़ी मधुर आवाज़ और
मीठी गजल। और बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण कितना आवश्यक है ममता जी, है ना? बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम बच्चों को, छोटे बच्चे खास तौर से, उन्हें खुला छोड़ देते हैं खेलने के लिए, अच्छी बात है। तो उनका सानिध्य मिट्टी से, धरती से होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देखिए कि छोटे बच्चे जब मिट्टी या दीवार से चूने कुरेद कर खाते हैं या ज़मीन की कोई चीज़ मुंह में लेते हैं तो वो उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। और ये घर वालों की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की देख रेख करें। तो जिस भी घर में छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले तो ये कि आपको जो फर्श है वो दिन में 2-3 बार पोंछ करके साफ करना चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करें, बच्चा पूरा दिन गोद में तो नहीं रहता है। बिल्कुल, वो चाहता है कि मैं अपने हिसाब से घुटने के बल चलूं, या अगर वो चलने लायक हो गया तो वो गिरते पड़ते कदमों से वो चलने की कोशिश करता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, हर चीज को छूने की कोशिश करता है। ये सब समस्या तो कई साल तक, 2-3 साल के बच्चों के लिए भी होती है कि कोई चीज मुंह में ले लेते हैं, हाथ मुंह में, उंगली मुंह में डालते हैं। हाँ। तो ये सब दिक्कतें आती ही हैं। और उनके जो खिलौने हैं उन्हें अगर बाकायदा धो दें और उसे अच्छे से पोंछ लें, जो धोने लायक है उन्हें गर्म पानी में धो सकते हैं, या फिर ऐसे खिलौने जिन्हें हम सैनिटाइज भी कर सकते हैं, सैनिटाइज करके रख दें। लेकिन तुरंत बच्चों को हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने मुंह में लगाया तो वो दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, कि थोड़ी देर खुले हवा में रख दें, फिर उसके बाद उन्हें दे सकते हैं। बच्चों की आदत होती है, उनका जो भी खिलौना होता है वो सबसे पहले मुंह में रखते हैं। और इसका भी एक कारण होता है ममता जी, जो 6 से 8 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो उनके दांत आने लगते हैं। तो ये जो मसूड़े होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी सरसराहट सी होती है। तो उन्हें लगता है मैं जब कोई चीज मुंह में रख लूंगा, खा लूंगा, उसको काटूंगा तो मुझे इसमें आराम मिलेगा। तो इसलिए वो हर चीज को काटने के लिए, चाहे खुद की उंगली हो तो भी वो मुंह में लेके काटेंगे, कोई उसने खिलाने के लिए जाता है तो उनकी उंगली भी वो हाथ से पकड़ते हैं और अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। और खिलौनों के साथ भी वो ऐसा ही करते हैं। इसके लिए खिलौनों को भी धोना बहुत आवश्यक है। कई बार उसके लिए एक तैयार टीथर आता है। हाँ। वो भी दिया जा सकता है, लेकिन वो भी प्लास्टिक मटेरियल है तो वो भी हानिकारक होता है लंबे समय तक अगर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर की सलाह पर जो टीथर सजेस्ट किया जाता है वो दे सकते हैं। और साथ में उसका एक तरीका और है कि गाजर और ककड़ी और मूली, ये सब खूब अच्छी तरह छील के गर्म पानी से धोकर फिर उन्हें पकड़ा दे, तो देखने में उनको क्यूरियोसिटी भी होती है कि अरे ये क्या नई चीज आ गई हाथ में, और वो उसमें अपना लगे रहते हैं, काट पीट करते हैं। तो कटता तो है नहीं और थोड़े थोड़े दांत आए रहते हैं। तो एक तरह से टीथर का काम करता है वो। हमारे जमाने में अगर हम टीथर की बात करें तो लकड़ी का होता था। तो वो लकड़ी का अगर आप मुंह में रख भी लें तो उससे कोई हानि नहीं होती थी। छोटा सा एक लकड़ी का छोटा डंडा और दोनों तरफ 2 गोल गोल ऐसे लगे होते थे, तो उसी को मुंह में चबाए रहते थे बच्चे और फिर आसानी से उनके दांत आ जाते थे। अच्छा, बच्चे जिस बोतल से दूध पीते हैं या पानी पीते हैं, उनकी स्वच्छता पर भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। रोज उन्हें गर्म पानी के अंदर एक बार, दिन भर में कम से कम एक बार उबाल जरूर लेना चाहिए। और बच्चा जब दूध पी ले बोतल से तो उसके बाद उसे पानी से कम बहुत अच्छी तरह से तुरंत धो करके रख लेना चाहिए। अगर आपने वैसा ही रख दिया 1 घंटे तक, उसके बाद धोया तो उसके अंदर कुछ भी जो दूध लगा होने की वजह से कोई जीवाणु विषाणु पनपने की आशंका रहती है और उससे बच्चा बीमार हो सकता है। तो उन दोनों चीजों की भी स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वैसे सबसे अच्छा तरीका होता है कि शुरू से ही बच्चों को जब तक वो माँ का दूध पीते हैं उसके बाद सीधे उन्हें कप में या ग्लास में दूध पिलाने की आदत डालनी चाहिए। तो ये सब झंझट करने की नौबत नहीं आती है, क्योंकि यहाँ कितनी भी साफ सफाई कर लें, बॉटल में वो जो निपल होता है उसको कितनी भी अच्छी तरह से धो लिया जाए, डॉक्टर्स के मुताबिक कि वो उसमें कुछ न कोई बैक्टीरिया रहता ही है। तो जो आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमेशा मना करते हैं कि बच्चों को ग्लास और कप में ही दूध पीने की आदत डालो, वो बॉटल से पीने की दूध दो ही मत, तो उनकी आदत नहीं लगेगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ साफ सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और दूध जो कप इस्तेमाल करेंगे ग्लास बच्चे के लिए, वहाँ भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भी साफ सफाई ज्यादा हो, अच्छे से साफ किया गया हो। और बच्चों के कपड़ों की स्वच्छता का भी ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे पूरी तरह से कपड़ा सूखा नहीं, हमने ऐसे ही उसको घड़ी करके रख दिया, जैसे कि अभी बारिश का सीजन था, कई बार कपड़े नहीं भी सूखते हैं। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी मॉइस्चर है तो उसके अंदर फंगस लगने की संभावना रहती है, उसके अंदर चींटियां लग जाने की भी संभावना रहती है। फिर जल्दबाजी में
हैं, माँ उन्हें वो कपड़ा पहना देती है और वो चींटी, अगर एक भी चींटी उसके अंदर हुई और बच्चे को काटती है तो बच्चा रोता रहता है, माँ को समझ में नहीं आता कि बच्चे को हुआ क्या है। तो समय समय पर बच्चों के कपड़ों को हमें धूप में डाल देना चाहिए, उससे उसके अंदर किसी भी तरह की कोई गंदगी पनप नहीं पाएगी। और कभी कभी अगर समय मिले तो बच्चों के कपड़ों को आयरन भी कर देना चाहिए, उससे भी अगर उसके अंदर कोई भी किसी तरह के कोई जीवाणु पनप गए हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। और जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो अमूमन माँ घर में यही सोचती है कि अरे तबीयत खराब है तो इनको नहलाना नहीं है, तो उससे भी समस्या होती है, दूसरी तरह की समस्या हो जाती है। नहलाना रोज चाहिए। तो बच्चों की साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और हमें इस वक्त ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दे श्रोताओं को। मंजू जी, देखिए हम स्वच्छता की बात कर रहे थे, बच्चों की स्वच्छता की। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि किस तरह से स्वच्छता रखें। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने बच्चों को बुनियादी स्वच्छता की आदतें सिखाना उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करती है। छोटे बच्चों के समझ शक्ति बड़ों के मुकाबले कम होती है, तब उनके माता पिता अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल
शुरू से ही अगर सिखाएंगे कि साफ सफाई का ख्याल रखना है, तभी वो बड़े होकर वो आदत मेंटेन रखेंगे, वरना फिर उनकी आदत नहीं होती है। बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि बड़े मतलब युवा होने के बाद भी लोग घर में आते हैं, हाथ पैर नहीं धोते हैं, सीधे खाना खाना हाथ पानी से धो के शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो कम से कम इतनी आदत शुरू से डाल दें कि घर पहुंचते ही कहीं से भी आए तो साबुन से हाथ तो धोएं। और अपनी सारी चीजों को आते ही घर में फैला करके फेंक देते, बल्कि मोजे वगैरह जो रहते हैं या स्कूल बैग है या कोई और चीजें हैं तो यहाँ डाल दी वहां डाल दी, अगले दिन या तो ढूंढते रहते हैं या फिर माँ संभाल करके रखती है। तो उन्हें इन चीजों को संभाल करके रखने के बाद में हाथ धोने की आदत डालें। एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में ये शामिल है कि सुरक्षित भोजन और पानी की आपूर्ति, उचित अपशिष्ट निपटान, स्वच्छ हवा, मक्खियों, तिलचट्टों और मच्छरों जैसे कीटों का न होना, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से बीमारियों को दूर रखने और बच्चों के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही बात है, और यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि स्वच्छता रखने से बच्चों का जो विकास है वो भी अच्छा होगा और वो बीमारियों से बचे रहेंगे। और जब बीमारियों से बचे रहेंगे तो आप भी शांति से रह पाएंगे। नहीं तो बच्चा बार बार बीमार होता है तो माँ को भी उसे ले लेके अस्पताल दौड़ना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती है और इन बातों की वजह से और भी परेशानियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चे जब शिशु होते हैं, एकदम छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका खास ख्याल रखना चाहिए। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है बालिका दिवस पर। देखिए क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि बालिका दिवस है तो सोचा एक टिप्पणी साझा कर दूं। मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में शासकीय कार्य से दौरे पर रहता हूं। मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूं कि छोटे छोटे कस्बों में बच्चियां शिक्षा ग्रहण करने झुंड में जाती दिखाई देती हैं, जो मन को बहुत भाता है। कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता के फलस्वरूप बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देश का उज्जवल भविष्य है बेटियां। जहां पर सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है तो जब ये कहा जाता है कि अकेले उतनी दूर कैसे जाओगी, तो ऐसे में आप समूह में लड़कियों को पढ़ने के लिए भेज सकती हैं। और अब व्यंजन की बात करते हैं तो देखिए अभी 9 दिन के उपवास अभी बहुत सारे लोगों ने किए हैं या फिर अपने भोजन के रूप में उन्होंने काफी संयम रखा है। इसके बाद में जब हम भोजन करना शुरू करते हैं तो हमें पौष्टिकता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने भोजन में आप ज्यादा करके फल तो जैसे आपने 8-9 दिन खाए ही होंगे, इसके साथ ही अब आप थोड़ी सब्जियां शामिल करें, मोटे अनाजों को शामिल करें, दालों को शामिल करें और इन्हीं से बनी हुई चीजें अगर खाएंगे तो फिर से जो 9 दिन उपवास के बाद जो ताकत आपने थोड़ी सी खोई है तो वो वापस पाने में आपको मदद मिलेगी। एक बहुत ही अच्छा व्यंजन है, इसमें नाचनी का आटा जो होता है बहुत ही पौष्टिक माना जाता है। रागी जिसे कहते हैं, रागी भी कहते हैं, जिसकी रोटी भी बनती है और जिसका चीला भी बनता है, जिसको भजिए में भी मिलाया जाता है। पकौड़े, बेसन के पकौड़े जब बनाते हैं तो उसमें मिला देते हैं। तो उसके कई उपयोग हैं, लेकिन नाचनी की इडली बनाने की विधि हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि नाचनी की इडली बनाने के लिए पहले सामग्री आप नोट कर लीजिए। नाचनी रागी का आटा 1 कप ले लें, दही 3/4 आधा कप या चौथाई कप ले लें, सूजी आधा कप ले लें, उबले हुए मटर आधा कप, राई 1 छोटा चम्मच, करी पत्ता 10 से 12, अदरक हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच ले लें, अदरक और बारीक कटी हुई मिर्च की, और नमक स्वाद के अनुसार ले लें, और साथ में फ्रूट सॉल्ट 1 छोटा चम्मच ले लें, और तेल 1 से 2 छोटा चम्मच, हरा धनिया सजाने के लिए 1 बड़ा चम्मच। नाचनी आटे में दही और सूजी मिलाएं और 3 से 4 घंटे तक खमीर उठाने के लिए ढक्कन लगाकर अलग से रख दें। एक कढ़ाई में राई, नीम, वही करी पत्ता का तड़का लगाकर इस मिश्रण में डाल दें। नमक और जो फ्रूट सॉल्ट है मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़े से मटर मिश्रण में मिला दें और थोड़े मटर इडली सांचे में डालने के लिए ऊपर से रखें। 10 मिनट पकाएं। अपनी पसंद की चटनी के साथ गर्मा गर्म इडली को परोसें और खाएं, खिलाएं भी। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि इसी तरह के पौष्टिक व्यंजन आप बनाएं और खाएं तो अच्छा रहेगा। आप पुनः फिर से जो है ताकतवर बनेंगे और ये चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। चलिए अब स्वास्थ्य के लिए एक चीज और जरूरी है, संगीत है ना, गीत सुन लेते हैं। जागे जागे नैनों में अनदेखे सपने, कैसे चुपके चोरी से लगे रंग भरने, मैं जानू ना
तो ये गीत हमने सुन लिया और देखिए अब घड़ी की तरफ भी हमारी नजर गई और घड़ी ने हमको इशारा किया कि आज के इस कार्यक्रम को हमें यहीं विराम देना होगा। तो अब आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और ममता सिंह का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।